हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपका अपना चैनल मस्ट रीड क्लासेस में। आज के वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह पढ़ेंगे। इसके साथ ही एक्सरसाइज 3.1 के भी सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, तो प्लीज इसे एंड तक जरूर से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के सभी कंसेप्ट्स को अच्छी तरह समझने के लिए मुझे वेरिएबल्स क्या होता है और साथ ही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इन सभी के बारे में पढ़ना जरूरी है। और इसके लिए थोड़ा सा मुझे फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले यह देख लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो देखिए, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल्स होता है एक्स, y और z। ये इन जनरल हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं क्योंकि यही एक ऐसा अल्फाबेट्स है जिसका वैल्यू कंडीशन टू कंडीशन वेरी होता है। दैट मीन्स ये वैल्यू कभी फिक्स नहीं रखता, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। अब जिस क्लास की मैं स्टडी की बात कर रहा हूं उस क्लास में नॉर्मली हम अभी जो वेरिएबल यूज करेंगे वो करेंगे एक्स एंड वाई। तो अभी हम लोग एक्स एंड वाई को लेकर आगे बढ़ते हैं और साथ में अब देख लेते हैं हम लोग कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है। तो देखिए, इसका सबसे पहले मैं इसको जनरल फॉर्म दूंगा आपको। जनरल फॉर्म क्या होता है ये देखिए, ये जनरल फॉर्म होता है इसका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जनरल फॉर्म, जहां वेयर ए एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए कॉमा बी एंड सी ऑल आर रियल नंबर्स। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि एक जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है इसका जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर ए एंड बी कभी भी 0 नहीं हो सकता और तीनों एक रियल नंबर्स हैं। अब देखिए, इसको मैं अलग अलग करके एक बार अच्छी तरह से समझते हैं कि ये इक्वेशन कह रहा है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो इक्वेशन यहां यूज हुआ है ना, ये वर्ड, इस वर्ड को आप भी जानते हैं कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें LHS और RHS हो, तो ऐसा अलजेब्रिक कंडीशन या ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें LHS और RHS हो, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वेशन कहलाता है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गया। साथ में कह रही है कि टू वेरिएबल्स, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर तो बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होता है। तो इस तरह से यहां पर देखिए, एक वेरिएबल यहां यूज हुआ है और दूसरा वेरिएबल यहां, तो इस इक्वेशन में टू वेरिएबल्स यूज हुआ है, इसीलिए इस पूरे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और साथ ही जो लास्ट चीज आपको समझना है वो है लीनियर। अब लीनियर क्या है, तो ऐसा इक्वेशन टू वेरिएबल्स वाले जिसमें वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो हमेशा 1 होगा। तो हमने बहुत अच्छी तरह से पेयर जो हमारा ये था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को अच्छी तरह से समझ लिया। अब देखिए, इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है और आपको बोला जाएगा कि इसका सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन आप जानते हैं कि वेरिएबल का ऐसा वैल्यू, दैट मींस यदि मैं बोलूं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ, दैट मींस एक्स एंड वाई का ऐसा वैल्यू बताओ जिसके लिए LHS इज इक्वल टू RHS हो, दैट मींस दोनों क्या हो, इक्वल हो। तो इस तरह से ये बात आप समझ जाएंगे यहां कि एक्स और वाई का वैल्यू अगर मेरा कोई ऐसा मिल जाए जिसका अगर हम वैल्यू इन दोनों के जगह पर रख दें
तो जो ये वैल्यू आएगा वो पूरा का पूरा जीरो के इक्वल आएगा, तो वो एक्स और वाई सॉल्यूशन कहलाता है इस इक्वेशन का। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बात बताता हूं, इसके साथ एक कंडीशन भी है, कहिएगा क्या? तो ये जो हमारा लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स का, इसका डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकलता है, कहिएगा ऐसे कैसे? तो सिंगल इक्वेशन में जब टू वेरिएबल्स यूज हो रहा हो तो इसका कोई मेथड ही नहीं है वैल्यू निकालने के लिए। तो उसका करते क्या है, ये बात समझिए। एक बार x का अपने मन से कोई वैल्यू डालते हैं तो y का खुद ब खुद वैल्यू आ जाता है। तो x का वैल्यू हम क्या करते हैं, बहुत सारा वैल्यू रख सकते हैं, जिससे y का वैल्यू बहुत सारा आ जाएगा। तो x के डिफरेंट वैल्यू के लिए y का डिफरेंट वैल्यू आएगा, तो इस तरह से हम x का वैल्यू इनफाइनेटली रख दें तो y का भी वैल्यू इनफाइनेटली आ जाएगा। तो यहां से एक मैसेज मिलता है कि जब इक्वेशन जो ये है इक्वेशन टू वेरिएबल्स वाले और उसमें भी लीनियर, अगर वो केवल सिंगल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा यहां। अब जैसे ही ये बात समझ में आ गया तो अब मुझे एक बात तो क्लियर हो गया कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो और अगर उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कहे तो ये सॉल्यूशन इनफाइनाइटली निकल सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाते हैं। आपको पता है कि ये टू वेरिएबल्स वाले क्या है, लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन का हमेशा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो एक बात ये भी मिल गया आपको। तो अब दो मैसेज के साथ साथ अब हम क्या करते हैं, इसका ड्रॉ करते हैं ग्राफ। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां से 2 पॉइंट्स अपने मन से लूंगा और जो सबसे इजी हो ये वाला पॉइंट लूंगा। तो देखिए हम यहां पर बॉक्स ड्रॉ कर लिया और x और y लिख दिया। x का वैल्यू अपने मन से डालिए। मोस्टली हम जीरो से शुरू करते हैं। जैसे जीरो डाला तो यहां क्या होगा, 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6/3 2। अगर हमने y जीरो डाला तो x कितना हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब इस तरह से मुझे 2 पॉइंट्स आ गया और कोई भी ग्राफ खींचने के लिए, कोई भी लाइन खींचने के लिए मुझे 2 ही पॉइंट्स चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। जैसे ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस, दोनों के बीच में 90, ये ओरिजिन, और इक्वल इंटरवल पे हम नंबर प्लेस कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और यहां आ जाइए 1 2 3 4 5। अब इन दोनों का जो हमारा कोऑर्डिनेट आया है 0,2 और यहां से 3,0, इन दोनों को हम यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0,2 का मतलब ये हो गया और 3,0 ये हो गया। अब इन दोनों को क्या करते हैं, यहां से लाइन खींचते हैं। ये बात क्लियर? अब देखिए जैसे ही मैंने ये लाइन खींच दिया तो ये किसका, हमारा ये आ गया ग्राफ, ये आ गया इसका ग्राफ। तो अब इस ग्राफ के ऊपर आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए ये पॉइंट है ये वाला और ये वाला पॉइंट है ये। इसका मतलब है कि ये दोनों पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये दोनों इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। अब ध्यान से सुनिए, उल्टा बोल रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं कि यदि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट लाई करें, जितने भी पॉइंट्स लाई करें, वो सारे के सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो चूंकि ये लाइन है, लाइन को तो हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, बोथ दी साइड्स इनडिलेसली एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जब इसका लेंथ फिक्स नहीं होता है तो उसके ऊपर पॉइंट्स भी फिक्स नहीं होंगे, दैट मींस इनफाइनाइट होंगे। इस तरह से ये बोल सकता हूं कि ये जो केवल क्या है, देखते हैं टू वेरिएबल्स वाले क्या है, लीनियर इक्वेशंस हैं। तो टू वेरिएबल्स वाले लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो भी इनफाइनाइटली होगा। यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा उसके ऊपर, जो अभी हमारा पॉइंट ऑफ स्टडी है। ये देखते हैं जो हमारा टॉपिक है स्टडी का, वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो यहां से मैं क्या करूंगा, इसका सबसे पहले हम जनरल फॉर्म लिखते हैं डायरेक्ट। तो जनरल फॉर्म क्या लिखेंगे, ये देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। चूंकि पेयर है तो पेयर मींस एक ये, और इसका तो सारे के सारे मीनिंग अभी हमने आपको बता दिया कि लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं और इसमें टू वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है। तो देखिए लीनियर इक्वेशन है क्योंकि दोनों वेरिएबल्स के ऊपर पावर कितने,
1 1, और चूंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही है और साथ में पेयर बनाना है तो एक और लिख देते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये दोनों ही इक्वेशंस एक साथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कहलाता है। यहां तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। एक और कंडीशन छोटा सा है, ये चीज आप जान लीजिए कि जहां पर वेयर a1 b1 c1 a2 b2 and c2 all are रियल नंबर्स, ठीक, और जो a1 है, b1 a2 एंड b2 ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जिसका स्टडी हम करने जा रहे हैं वो एक्चुअल में इससे रिलेटेड है। दैट मीन्स इसमें एक इक्वेशन है इसीलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहलाया, और ऐसे ही एक और लेकर के साथ में अगर हम लिखते हैं तो यही लीनियर पेयर में बदल जाता है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो अब समझ गए ये बात कि इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसके साथ कंडीशन क्या होता है, और उसका थोड़ा सा जो पीछे का स्टडी था वो भी हमने साथ में आपको बता दिया। तो अब चलते हैं हम लोग इसके अलग अलग कंसेप्ट के ऊपर। दिए गए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा जाए तो इसके लिए दो मेथड है। एक मेथड है हमारा ग्राफिकल मेथड और दूसरा है हमारा अलजेब्रिक मेथड। अब जब हम ग्राफिकल मेथड से ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है उसका अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो तीन केसेस बनते हैं। तो फर्स्ट केस क्या होता है ये देखिए, केस फर्स्ट में अगर दोनों ही इक्वेशंस का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें और ये ग्राफ इस तरह से क्या हो जाए, इंटरसेक्ट हो जाए, ये देखिए, दैट मीन्स दोनों ही इक्वेशंस का जब ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं और दोनों ही ग्राफ का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो अगर 1 हो तो ये होता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन। दैट मीन्स ये जो सिंगल वैल्यू x1 और y1 का है ये फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह का जब भी कोई सिचुएशन आए तो इसमें जो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो नेचर ऑफ सॉल्यूशन होगा ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। ये बात क्लियर हो गया। और चूंकि ये यूनिक सॉल्यूशन है और ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पर, तो इस तरह से ये कंसिस्टेंट भी हुआ। और चूंकि ये एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, ठीक। तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। तो एक बार इस ग्राफ का नेचर समझ लीजिए, ठीक है, इसका यूनिक सॉल्यूशंस का कंसेप्ट समझ लीजिए, और साथ ही जब इसका कंसेप्ट बदल जाएगा, कंसेप्ट मींस क्या कि यदि ग्राफ कुछ अलग दे दे, दैट मींस मान के चलिए कि केस 2 में एक हमने इक्वेशन का ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया और जैसे ही दूसरे इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करने लगे तो पता चला कि ये भी सेम उसी लाइन के ऊपर जा रहा है। अब क्या हुआ ये देखिए, ये तो दो लाइन हो गया। तो टू लाइंस का अगर ग्राफ एक ही पाथ पर जाए दैट मीन्स एक लाइन दूसरे को क्या करे, कोइंसाइड कर ले। तो इसके लिए जो हमारा सॉल्यूशन का नेचर है वो आपको पता ही है। यहां तो सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया था इसीलिए उसको यूनिक बोला था। यहां पर x1 और y1 का एक फिक्स्ड वैल्यू आया था, लेकिन यहां तो x1 और y1 तो बहुत सारा है। जिस जगह पर आप जाएं, जिस किसी भी पॉइंट पर आप सॉल्यूशन चेक करें वहां पर ये दोनों ही लाइन एक दूसरे का कॉमन है। तो इसके लिए इसका जो नेमिंग करेंगे वो करेंगे कोइंसिडेंट लाइन। तो ये हमारा हो गया कोइंसिडेंट, और चूंकि कोइंसिडेंट हो गया तो इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो बहुत सारा निकलेगा। तो दैट मीन्स ये क्या निकलेगा, ये देखिए, ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन निकलेगा। यहां तक क्लियर है। और चूंकि ये सॉल्यूशन देता है
तो जो सॉल्यूशन देने के नेचर को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट, पिछले वाला जैसा। तो ये हो गया कंसिस्टेंट, यहां तक क्लियर है पूरा? ओके। चूंकि ये एक लाइन दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट। तो ये भी याद रखना है। साथ साथ अब जो हमारा तीसरा इसका केस है, ये देखिए, जो थर्ड केस है, थर्ड केस में हमने एक लाइन यहां ड्रॉ किया और जब दूसरे का अगर लाइन हमने ड्रॉ करने लगा तो पता चला ये तो ना तो इसके ऊपर जा रहा है ना कहीं एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, दैट मीन इंटरसेक्ट कर रहा है। ये नॉन इंटरसेक्टिंग हो गया। ये चूंकि ये जो दोनों है ना इक्वल डिस्टेंस देता है सब जगह, तो इस इक्वल डिस्टेंस के कारण ये नॉन इंटरसेक्टिंग कहलाता है। नॉन इंटरसेक्टिंग, ये बात याद रखिएगा। तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है पैरेलल। ये पैरेलल देता है। तो जब दो इक्वेशन का ग्राफ पैरेलल दे तो इसमें तो कॉमन है ही नहीं कहीं। तो जब कॉमन नहीं है तो फिर पॉइंट आएगा कहां से? जब कॉमन पॉइंट होगा तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा। तो यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं, तो इसको हम बिल्कुल ही कंसेप्ट क्लियर करते हुए अपना लिख सकते हैं यहां पर नो सॉल्यूशन। और चूंकि ये कहीं एक दूसरे से कटा ही नहीं, कहीं से ये सॉल्यूशन ही नहीं दे रहा है, इसीलिए ये जो कंसिस्टेंट है ये किस में बदल जाएगा? इनकंसिस्टेंट में। तो इस तरह से देखिए हमने तीनों ही अलग अलग केसेस को बहुत अच्छी तरह से बताते हुए आपको यह बता दिया कि ग्राफिकल मेथड से जो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है उसका सॉल्यूशंस कैसे निकलता है। तो इस कंसेप्ट को लेकर हम अभी एक्सरसाइज 3.1 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. अब इस पूरे क्वेश्चन में आफ्ताब के और इनके डॉटर के बीच का रिलेशन एक बार 7 years ago का दे रखा है और एक बार क्या दे रखा है? देखिए 3 years from now, दैट मीन्स प्रेजेंट एज के बीच का कोई रिलेशन नहीं दे रखा है। लेकिन फिर भी मुझे इन दोनों ही कंडीशन पे पहुंचने के लिए प्रेजेंट एज को सपोज करना बिल्कुल ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? आफ्ताब और इनके डॉटर का प्रेजेंट एज डिफरेंट वेरिएबल में सपोज कर लेते हैं। तो लिखते हैं लेट आफ्ताब्स present age is equal to x years. His daughter age is equal to y years. तो ये बात पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर हो गया कि ये दोनों का हमने प्रेजेंट एज मान लिया। अब देखिए यहां से दो कंडीशन बनते हैं। यहां से एक हम 7 years अगो ले जाते हैं और एक 3 years फ्रॉम नाउ। तो देखिए अब ये है हमारा 7 years अगो। तो इन दोनों का एज क्या हो जाएगा? इन दोनों के एज में जो रिलेशन है ये देखिए, ये 7 years अगो जाएगा तो ये x माइनस 7 और इसकी बेटी भी तो 7 years बैक जाएगी तो ये क्या होगा? y माइनस 7। और अब यहीं पर हम दोनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश कर देते हैं। तो 7 years अगो ये तो आफ्ताब है, उस आफ्ताब को कितना है? ये देखिए आफ्ताब इज इक्वल टू कितना? हिज डॉटर। और जब तक इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई नहीं कर देते तब तक ये रिलेशन फुलफिल नहीं होता है। तो एक बार इस पूरे सिचुएशन को हम यहां से सेटिस्फाई करके दिखाते हैं। देखिए लिखा है 7 years ago I was 7 times as old as you were then. दैट मीन्स ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे से 7 times ज्यादा पुराना रहूंगा, मतलब ज्यादा हमारा एज रहेगा।
तो वो अपने बेटी में जब तक 7 से मल्टीप्लाई करेगा नहीं तब तक अल्जेब्रिकली वो इक्वल होगा नहीं। तो ये चीज हमारा हो गया अल्जेब्रिकली। इसको मैं सिंप्लीफाई करके और इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखता हूं। तो ये होगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 7 जा 49। अब ये सबको इधर ले आइए तो x माइनस 7y और ये इधर आएगा तो प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। ठीक, अब आ जाइए आगे। कह रहे 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आज से जो परसेंटेज है उससे 3 years आफ्टर। तो क्या होगा ये देखिए, आफ्ताब x प्लस 3 और उनकी बेटी y प्लस 3। ये कह रहा है कि अब 3 टाइम्स हो जाऊंगा। तो अभी भी क्या करेंगे, यहां 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9 और ये इधर आएगा तो x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा दोनों ही कंडीशन अल्जेब्रिकली वेरीफाई हो गया। तो पहला तो हमने इस क्वेश्चन का पहला पार्ट अच्छी तरह से कर लिया। अब देखिए इन दोनों ही पार्ट को मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए सबसे पहले बारी बारी से दोनों से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, कम से कम 2 वैल्यूज x एंड y का। अब क्या करेंगे, ये देखिए फ्रॉम 1 यहां से हम डायरेक्ट x का वैल्यू उठा लेते हैं। तो देखिए x इज इक्वल टू 7y माइनस 42 और यहां से ट्राई करते हैं कि x एंड y का 2 वैल्यूज आ जाए और ट्राई करूंगा कि सिंप्लीफाइड वैल्यू आ जाए ताकि रिप्रेजेंट करने में आसानी हो। तो डालिए, देखिए यहां पर अगर हम 6 डालते हैं y6 तो डालिए 7 6 जा 42, ये 0 और अगर 7 डाला तो ये 7। तो यहां से मेरा वैल्यू आ गया 0,6 एंड 7,7। इसी तरह से हम सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं और यहां से x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। यहां पर भी मेरा स्ट्रेटेजी यही रहेगा कि x का वैल्यू हम ऐसे डालें या y का वैल्यू ऐसे डालें कि वो छोटा सा छोटा वैल्यू दे ताकि रिप्रेजेंट करने में आसानी हो। तो मेरा फोकस ये होता है कि पहले हम 0 से स्टार्ट करें। तो अगर y 0 डाला तो x हो जाएगा 6 और अगर y 1 डाला, ठीक, तो क्या होगा एक बार देख लीजिए। जैसे 1 डाला, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हमने इसको 1 डाला तो निगेटिव में आ जा रहा है इसको 0 डालने से, तो ये सही है। तो y 1 डाला तो ये कितना हो जाएगा 9। अब देखिए जैसे मुझे दोनों ही डेटा मिल गया तो यहां से हमारा कोऑर्डिनेट ये आ गया एंड 9,1। इन दोनों ही कोऑर्डिनेट से, ये जो दोनों ही इक्वेशन से जो कोऑर्डिनेट आया है उस कोऑर्डिनेट को ध्यान में रखते हुए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए अब इसमें जो वैल्यू डालेंगे, हम यहां नेमिंग करेंगे, वो हमारा इन दोनों को देखकर होना चाहिए। तो मैंने देखा मैक्सिमम 9 तक गया है तो 1 से लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हमने पहले ही मेजर कर रखा था इसीलिए हमने उल्टा लिख दिया। ये हो गया 0, ये हो गया x और ये हो गया y, ये सब जानते हैं आप। अब बारी बारी से क्या करेंगे, इसका वैल्यू डालेंगे। तो जब x 0 तो y 6, तो ये आ गया 0,6, यहां से एरो डाल दीजिए। और x 7 तो y भी 7, तो यहां पर एग्जैक्ट आ गया, ये देखिए एग्जैक्ट यहां आ गया, तो ये आ गया 7,7। अब यहां से आप इसको लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये लाइन आपका ऐसे ड्रॉ होगा। यहां तक क्लियर है पूरा? तो इसके ऊपर साथ साथ हम ये भी लिख देते हैं, ये इक्वेशन किसका है, ये पूरे का। तो ये हो गया x माइनस 7y
प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आ जाइए इसके x 6 है और y 0, तो ये 6,0 यहां आ गया, और ये 9,1 बिल्कुल ऊपर जाएगा थोड़ा सा, तो ये हो गया 9,1। अब देखिए यहां से बिल्कुल ही सीधी लाइन यहां से ड्रॉ कर दीजिए, थोड़ा सा इसको मैनेज कर लीजिए, यहां से ये आ जाएगा, और इसके ऊपर ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, तो x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने इस पूरे सिचुएशन को सबसे पहले अल्जेब्रिकली और फिर हमने उसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया। साथ साथ हम इसमें जो पॉइंट आउट किया है उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख के कि ऐसे पॉइंट लेंगे जो सिंप्लीफाइड हो, रिप्रेजेंट करना आसान हो। इस तरह से हमने ये भी दिखा दिया कि कैसे कैसे हम यहां पर कोऑर्डिनेट लेते हैं और कैसे कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इस तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन का भी आंसर करेंगे। Question 2 says the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later he buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. यहां पर ज्योमेट्रिकली का मीनिंग हो रहा है ग्राफिकली, तो यहां कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे वैसे ही उसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देख ले कि कहां से किसको सपोज करना है। तो सिंपली क्वेश्चन से ही मुझे ये समझ आ गया कि मुझे बैट और बॉल का जो 1-1 जो क्वांटिटी है उसको सपोज करना पड़ेगा। तो लिखते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू ₹X and the cost of 1 ball ₹Y। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो फर्स्ट हमारा जो पार्ट है यहां से समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि 3 बैट्स लेते हैं तो 3 बैट्स का मतलब एक बैट की कीमत कितनी है x रुपीस, तो 3 बैट्स की कीमत कितनी हो जाएंगी 3 टाइम्स, तो यहां हो जाएगा कितना 3x प्लस 6 बॉल तो 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। ये देखिए दोनों को जब हम इस तरह से ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्टिंग हो जाएगा ये। ठीक, यहां से एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या करे आगे देखिए, सी बाइज अनदर बैट, अनदर बैट का मतलब एक, एंड 3 मोर बॉल्स, तो 3 मोर बॉल्स का मतलब बॉल हमारा कितना है 1 बॉल की कॉस्ट y, तो 3 मोर बॉल, और इस तरह से जो टोटल हमारा प्राइस है वो कितना है 1,300। इस तरह से हमने दोनों ही सिचुएशन को हमने अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया यहां तक। ठीक, अब हम दोनों से क्या करते हैं x और y का वैल्यू निकालते हैं और फिर हम ग्राफ के ऊपर उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां से आ जाइए, जैसे कि पता है आपको x लिखा y लिखा, और मुझे दो ऐसे वैल्यू चाहिए जो किसी न किसी एक्सिस पर लाई करे तो रिप्रेजेंट करने में आसानी होता है। तो एक काम करते हैं, यहां पर y 0 डालते हैं, तो जैसे 0 डाला तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 39, तो ये हो गया कितना 1300, डिवाइड करेंगे 3900 को 3 से तो ये कितना हो जाएगा 1300। अब आ जाइए, यदि मैं इसको 0 करूं x 0, तो इससे क्या करेंगे डिवाइड करके देख लीजिए, तो ये होगा कितना 650, करके देखिए 6 6 जा 36 और फिर 30 बच जाएगा 300 और 50 जा, तो यहां से ये हमारा हो गया। अब ये 2 पॉइंट्स निकल गया। अब मेरे दिमाग में एक बात आ गया कि जब भी हम यहां पर लाइन x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे तो हमारा जो मेजरमेंट है वो पॉइंट हम थोड़ा सा बिगड़ लेंगे। अब यहां पर भी हम देख लेते हैं एक बार, जिस तरह से हमने यहां निकाला है इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है, तो यहां से भी हम x और y डालते हैं और x और y का वही सिस्टमेटिक वैल्यू ट्राई करते हैं हम कि एक सिंपलेस्ट वैल्यू डालूं। तो अगर हमने यहां पर x इज इक्वल टू, देखिए अगर y का वैल्यू 0 डाल दीजिए डायरेक्ट, तो जैसे 0 डालेंगे तो x इज इक्वल टू 1300,
तो एक चीज तो दिख गया कि दोनों सेम वैल्यू है। चलते ट्राई करते हैं एक बार x की वैल्यू कितना डालते हैं, ये देखिए 0 डालते हैं तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1300/3 और ये लमसम वैल्यू देगा 433.333। तो आपको इतना नहीं निकालना है कि लमसम वैल्यू चेक करना है, क्योंकि मुझे रिप्रेजेंट मैं यही करूंगा। तो अब देखिए जैसे मुझे ये पूरा फिगर पता चल गया कि मैक्सिमम 1300 है, तो मैं क्या करूंगा अब y एक्सिस और x एक्सिस दोनों को हम इस तरह से लेबलिंग करेंगे ताकि मुझे ये पूरा का पूरा डेटा इसके ऊपर रिप्रेजेंट हो जाए। तो अगर मैं 200 का गैप ले लूं, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 और 1400, इससे आगे करने की जरूरत भी नहीं है। 2, 4, 6, 8, 1000, 12 और 14, इसी तरह से हम यहां पर भी मार्किंग कर लेते हैं। तो ये हो गया 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 और 1400। अब देखिए पहले वाले वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं तो y0 x कितना 1300, तो y0 और इसके बीच आ जाएगा एग्जैक्ट यहां। तो ये लिखते हैं हम लोग 1300, 0। तो यहां से अगर हम कोऑर्डिनेट भी लिखें तो ऐसे आ जाएगा 1300, 0 और यहां से दूसरा आ जाएगा 0,650। तो ये 0,650 इस पर आएगा, तो 6 यहां है, जस्ट एग्जैक्ट यहां पर आएगा, तो ये आएगा 0,650। तो ये हो गया हमारा। अब यहां से हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट ऐसे जाना चाहिए। तो ये आ गया एक। दूसरे यहां से देखिए 0 और दिस, तो यहां से भी क्या आ गया 1300, 0। तो 1300, 0 तो हमने पहले से रिप्रेजेंट कर रखा है। अब क्या करेंगे अगला वाला देखिए x0, y 433, तो ये हो गया इसके जस्ट ऊपर। तो यहां पर तो ये आ गया कितना 0, यहां से जो कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 0,1300 अपॉन दिस, तो यही वाला आ गया। तो इसको लिखेंगे 1300/3। इस तरह से जब यहां से हम खींचेंगे ग्राफ तो यहां से जाएगा, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 1300, 0। अगर आप एक काम करिए ये जो इक्वेशन है बारी बारी से आप लिख ही दीजिए। तो 3x + 6y इज इक्वल टू 3900 और इस पर लिखेंगे हम x + 3y इज इक्वल टू 1300। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा हमारा सॉल्यूशन निकल गया। तो ये था हमारा अलजेब्रिकली और ये था ज्योमेट्रिकली, दैट मीन्स ये ग्राफिकली। तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। Question 3 says the cost of a 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. इस पूरे क्वेश्चन से मुझे ये समझ आ गया कि सबसे पहले 1 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स का मुझे कॉस्ट सपोज करना है। तो लिखते हैं यहां लेट the cost of 1 kg एप्पल्स ये हो जाएगा ₹X and the cost of 1 kg grapes ₹Y। अब ये जैसे हमने सपोज कर लिया, अब फर्स्ट पार्ट से जो जितने भी किलो दे रखा है उस हिसाब से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 kg एप्पल्स है, तो ये जो केजी है उसको 1 kg में जितना कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 kg एप्पल्स का प्राइस आ जाएगा। साथ ही हम 1 को y से करेंगे तो 1 kg ग्रेप का प्राइस आ जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो ₹160। तो क्या होगा ये देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करें 2 × x प्लस 1 × y, तो 1 को y से करिए मल्टीप्लाई, क्या फर्क पड़ता वही रहेगा, इज इक्वल टू टोटल कितना दे रखा 160। तो ये इक्वेशन हमारा 1। इसी तरह से जो अगला वाला पार्ट कर रहा है कि कुछ दिन बाद 1 महीने बाद जब हम
मार्केट गए तब देखा कि 4 kg ऑफ एप्पल्स दैट मीन्स 4x प्लस, अब यहां पर देखिए क्या 2 kg ऑफ ग्रेप्स, तो 2 kg ऑफ ग्रेप्स 2y ले लिया। तब हमने क्या देखा कि टोटल हमारा क्या है, ये कॉस्टिंग 300 है। इस तरह से हमने ये दोनों ही सिचुएशन को अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, अब क्या करते हैं, जैसे कि आपको मैंने बता रखा है कि अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो सबसे पहले जो हमारा दोनों का जो x एंड y का वैल्यू है वो मुझे निकालना पड़ेगा। लेकिन यह ध्यान रखना है कि जब भी हम x और y का वैल्यू निकालते हैं तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो या किसी एक्सिस के ऊपर हो। तो ट्राई करते हैं हम एक के और दूसरे के अलावा हम क्या करते हैं, उल्टा पुल्टा करके जीरो डाल करके हम x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो यहां से देखिए ये हो गया x और ये हो गया y। फर्स्ट पार्ट से अगर हमने x इज इक्वल टू 0 डाल दिया तो y सीधे क्या हो जाएगा 160, और जब हमने y 0 डाला तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। देख लीजिए 2x इज इक्वल टू 160, 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसी तरह से अगर मैं यहां डालूं ये x और ये y, अगर x इज इक्वल टू 0, ठीक ध्यान से देखिएगा, अगर x इज इक्वल टू 0 डाला तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 आ गया। और जब हम y इज इक्वल टू 0 डालते हैं तो x इज इक्वल टू कितना, आप इसको क्या करिए 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपको यह बात पता है कि जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 75। ये बात क्लियर है यहां पर। तो जैसे ये वैल्यू आ गया हम इस पूरे वैल्यू को कंसीडर करते हुए अब जैसे मैं x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करूंगा इसके साथ हमारे दिमाग में ये भी चलता रहेगा कि हम नंबर कौन कौन सा ले। तो देखिए मैक्सिमम नंबर 160 तक गया है। तो यदि मैं इसमें 20-20 का गैप ले लूं तो ये हमारा आंसर दे देगा। तो ये देखिए 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, यहां पर आ जाइए। इसको भी हम ऐसे करेंगे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, और इस तरह से ये हमने देख लिया कि ये x एक्सिस और y एक्सिस पर हमने 140 इधर और चाहे तो 160 भी डाल ही दीजिए। तो 160 डल गया। अब यहां से देखिए इसका कोऑर्डिनेटर है 0,160 और यहाँ 80,0, तो डाल दीजिए 160 यहां। तो x एक्सिस पर क्या है, x एक्सिस 0 ये, तो यहां आ गया। इसको लिख देते हैं 0,160। फर्स्ट से उल्टा यहां क्या दे रखा है, देखिए इस पर 80 और 0, तो यहां से हम ऐसे लाइन खींच के यहां लिख देते हैं 80,0। यहां से आप क्या करिए रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये देखिए ये आ गया, इस तरह से आ गया। तो आ गया 0,60, 160, और यहां पर देखिए जैसे यहां पर 0 आया y पर तो ये 80। दूसरा आ जाइए, ये आ रहा है x0 150, तो x0 और ये 150, तो ये पीछे आ गया यहां पर, ये 150 है, और दूसरा ये 0 75, तो ये कितना आ रहा है, इधर आ रहा है। तो यहां से आप लाइन खींचेंगे तो ये एकदम बिल्कुल ही चिपकते हुए ऐसे आएगा, और जो कि पैरेलल सेंस बताता है। ठीक, तो अब बात हमारा पूरा का पूरा क्लियर हो गया। दैट मीन्स इस तरह से ये दोनों ही ग्राफ इस तरह के से हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। अब क्या करेंगे, चाहे तो इसको पहले वाले पर 2x प्लस y इज इक्वल टू 160 डाल दीजिए, और नीचे वाले पर 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 डाल दीजिए। इसको अगर आप स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कॉमन लेके लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो कट जाएगा। तो 2x प्लस वाई लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। तो ये रहा हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए हमने कितनी अच्छे तरीके से तीनों क्वेश्चंस को हमने पहले अल्जेब्रिकली फिर उसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।